नमस्कार। मैं विजय भास्कर पटना से बोल रहा हूँ। मैं एक सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में कैरियर सिलेक्शन या कैरियर एनालिसिस के बारे में एक जनरल डिस्कशन किया था। उसमें मैंने बताया था कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, स्किल एंड एबिलिटी, इन कंपोनेंट्स का कैरियर सिलेक्शन में क्या महत्व है। मैंने ये भी बताया था कि एजुकेशन, नॉलेज, स्किल का कैरियर में क्या महत्व है। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी कैरियर बेस्ट और वर्स्ट नहीं होता है, ये परिस्थिति और व्यक्ति पर आधारित होता है। मैंने अपने वीडियो के अंत में बताया था कि मैं पर्सनालिटी और कैरियर इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा, ताकि ये मालूम चल सके कि हर एक के पर्सनालिटी के और कैरियर इंटरेस्ट के अनुसार ही कैरियर का सिलेक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ और भी बातें हैं, जैसे लर्निंग स्टाइल, कैरियर मोटिवेशन, कैरियर वैल्यूज़, और उसके बाद स्किल एंड एबिलिटी की बात आती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी अलग होता है। पर्सनैलिटी रंग रूप से ही नहीं होता है। पर्सनैलिटी का महत्व उसके बोलने चालने का स्टाइल, उसके कार्य करने का स्टाइल, वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे सोचता है, इन सब बातों से मिलकर पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। कैरियर में पर्सनैलिटी का बहुत महत्व है, क्योंकि पर्सनैलिटी के अनुसार उसका इंटरेस्ट होता है, उसी के अनुसार उसका लर्निंग स्टाइल होता है और उसके वैल्यूज़ भी होते हैं। और अगर इन सब से उसकी स्किल और एबिलिटी अलाइन करती है तो उसका कैरियर सिलेक्शन अच्छा होता है। कैरियर सिलेक्शन के अनुसार उसका कैरियर जो होता है सक्सेसफुल होता है और उसका लाइफ जो होता है, प्रोफेशनल लाइफ भी सेटिस्फाइंग होता है। पर्सनैलिटी के व्याख्या के लिए अलग अलग थ्योरी है, पर कैरियर के संबंध में MBTI थ्योरी, मेयर ब्रिग्स थ्योरी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका फुल फॉर्म है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये इसाबेल मेयर और उनकी माँ कैथरीन ब्रिग्स के द्वारा ये प्रिंसिपल का जो है प्रोपाउंड किया गया है, जो कि कार्ल जंग के थ्योरी पे आधारित है। MBTI की थ्योरी के अनुसार कैरियर में पर्सनालिटी के 4 ट्रेट्स का बहुत महत्व होता है, या पर्सनालिटी के निर्माण में 4 अलग अलग डायमेंशंस का बहुत महत्व होता है। ये 4 डायमेंशंस में अलग अलग जो हैं एक दूसरे के जो है अपोजिट ट्रेट्स होते हैं, जो कि डायकोटोमी होते हैं। पहला होता है कि मनुष्य एनर्जी कहाँ से ले रहा है। कोई आदमी, क्या वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से ले रहा है या इनर वर्ल्ड या अपने सेल्फ से ले रहा है। तो इसके अनुसार एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, ये 2 तरह के अलग अलग कन्फ्लिक्टिंग या जो है अपोजिट ट्रेड्स हैं। एक्स्ट्रावर्जन जिस पर्सनैलिटी में होता है वो जो है एनर्जी बाहर से लेता है। वो एक्टिव होता है, वो पहले एक्ट करता है, फिर सोचता है, और वो सोशल होता है। अलग अलग लोगों से मिक्स करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। जो इंट्रावर्जन जिसमें पर्सनैलिटी में होती है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बेसिकली किसी चीज़ को पहले वो थिंकिंग प्रोसेस में जाते हैं, फिर वो एक्शन लेते हैं। वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और एनर्जी वो अपने थिंकिंग प्रोसेस से लेते हैं, अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करने से लेते हैं।
तो एक्स्ट्रावर्जन से ई और इंट्रोवर्जन से आई, ये दो MBTI के दो पहले जो कंपोनेंट्स के वो ये दो फैक्टर्स हैं। इसके बाद अलग कंपोनेंट जो होता है, अलग डायमेंशन होता है, वो ये इस बातों पे आधारित रहता है कि कोई आदमी इंफॉर्मेशन किस तरह से लेता है, इंफॉर्मेशन का इनपुट किस तरह से लेता है। कुछ आदमी जो होते हैं वो कंक्रीट इंफॉर्मेशन में विश्वास करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में विश्वास करते हैं। बहुत से आदमी जो होते हैं वो इंट्यूशन में विश्वास करते हैं, वो पैटर्न देखना चाहते हैं। तो पहले कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है उसको सेंसिंग कहते हैं S, और दूसरे कैटेगरी का होता है इंट्यूट या इंट्यूटिव होता है जिसको N कहते हैं। अब एक तीसरा डायमेंशन होता है कि आदमी डिसीजन किस तरह से लेता है। कुछ आदमी थिंकिंग होते हैं जिनको T कहा जाता है, वो डिसीजन लेने के पहले वो विचार करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करते हैं। एक दूसरा जो कैटेगरी होता है वो फीलर जिसको होता है, फीलिंग में विश्वास करता है, वो सब्जेक्टिविटी में विश्वास करता है, दूसरे की भावनाओं को जानने में विश्वास करता है, वो इमोशनल होता है। तो उस तरह के व्यक्ति को फीलिंग वाला कहते हैं और उसका फैक्टर जो होता है F होता है। चौथा जो कंपोनेंट होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि व्यक्ति अपने कार्य को कैसे समाप्त कर रहा है या दुनिया को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को किस तरह से देख रहा है। तो इसमें एक तरह का कैरेक्टर होता है, जजिंग होता है। जजिंग का मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को क्लोज करना चाह रहा है, किसी वर्क को क्लोज करना चाहता है, वो डेडलाइन को मीट करता है। डेडलाइन को मीट नहीं करने की स्थिति में वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसको जे पर्सनैलिटी टाइप कहते हैं। दूसरी तरफ एक परसेप्टिव भी पर्सनैलिटी होता है जिसको P कहते हैं। वो परसीविंग होता है और वो किसी चीज़ को लास्ट मोमेंट तक वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है और वो डेडलाइन से नहीं घबराता है। वो जब तक पूरा आइडिया नहीं ले लेगा और तब तक वो काम को पूरा नहीं करेगा। वो लास्ट मिनट तक इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा और बिना टेंशन लिए हुए वो कामों को, पूरे इन्फॉर्मेशन को परसीव करने के बाद ही डिसीजन लेता है। तो 4 अलग अलग डायकोटोमीज़ हैं, उसमें 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो ये 8 हो गया। इस तरह से MBTI में कुल 16 पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। तो MBTI एक टेस्ट होता है, ये एक क्वेश्चनर रहता है जिसमें खुद ही जवाब देना रहता है अपने व्यक्तित्व के बारे में। उससे ये पता चलता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है। जैसे 4 फैक्टर को आपस में परम्यूटेशन कम्बिनेशन से एक पर्सनैलिटी टाइप हो गया ISTJ। तो इसको कहा जाता है कि ये इंस्पेक्टर या वर्कर कैटेगरी का होता है। इस तरह का पर्सनैलिटी जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होता है, जैसे अकाउंटेंट है। तो इस तरह का और फिर दूसरे भी होते हैं, जैसे ISFJ होता है। जनरली इस तरह के लोग जो होते हैं डिफेंडर होते हैं, काउंसलर काम करते हैं, केयर गिविंग का काम करते हैं। तो अलग अलग इस तरह के 16 पर्सनैलिटी टाइप से ये पता चलता है कि वो आदमी का बेसिक पर्सनैलिटी किस तरह का है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या अलग अलग पर्सनैलिटी के अनुसार कैरियर इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। जी हाँ, इसमें एक थ्योरी है, वो है हॉलैंड्स रियाजैक थ्योरी। इसमें 6 कोड्स होते हैं जो कि कैरियर इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं।
ये 6 कोड हैं। रियलिस्टिक आर, जो कि प्रैक्टिकल नेचर का पर्सनैलिटी होता है। इन्वेस्टिगेटिव आई, जो लॉजिकल होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास करता है और साइंटिफिक टेम्परामेंट का होता है। तीसरा आर्टिस्टिक नेचर का ए जिसको बुलाया जाता है, वो जनरली वो आर्ट से संबंधित काम में उसका इंटरेस्ट होता है। चौथा होता है सोशल एस, जो कि सोशल वर्क में ज़्यादा विश्वास करता है, जैसे कि दूसरों की इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, केयर गिविंग करना, टीचिंग का काम करना। ये जो सोशल होता है पर्सनालिटी टाइप या कैरियर पर्सनालिटी टाइप, वो इस तरह के काम में विश्वास करता है। अगला जो पर्सनालिटी इंटरेस्ट होता है वो फैक्टर होता है इंटरप्राइजिंग ई। इंटरप्राइजिंग लोग, जो इंटरप्राइजिंग वर्ड ही है, वो आउटगोइंग होते हैं, रिस्क टेकिंग होते हैं और उनमें डिसीजन टेकिंग एबिलिटी होती है। वो लीडरशिप में विश्वास करते हैं। इस तरह के लोग जो होता है पॉलिटिशियन या एंटरप्रेन्योर, इस तरह के कैरियर को ज़्यादा लाइक करते हैं। उसके बाद एक कन्वेंशनल भी कैरियर टाइप पर्सनालिटी होता है जिसको सी कहा जाता है। वो ऑर्गेनाइज्ड वर्क करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड वर्क करते हैं, जैसे अकाउंटेंट हो गया, जो कि एक खास दायरे में रह के और एक वर्तमान में रहते हुए और सारे डिटेल्स में जाने के बाद ही काम करता है। तो अब ये हमको जानना होगा क्या MBTI और रियाजेक मॉडल में कोई संबंध है। जी हाँ, ये पाया गया है कि खास तरह के पर्सनालिटी टाइप जो MBTI के अनुसार है, उसका रियाजेक मॉडल के 3 डोमिनेंट जो कैरेक्टर होते हैं उनसे संबंध होता है। रियाजेक मॉडल में जो 6 कोड होते हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति में 3 जो सबसे प्रेफर्ड जो कोड होता है, जैसे कि RIA से किसी पर्सनालिटी को डिनोट किया जाता है, इसका मतलब रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव और आर्टिस्टिक। तो इसका भी हम देखते हैं कि संबंध किसी खास तरह के MBTI पर्सनालिटी टाइप में। ये जानना जरूरी है कि MBTI जो पर्सनालिटी होता है वो स्ट्रेट जैकेट नहीं होता है। ये एक प्रेफरेंस होता है, हर पर्सनालिटी का एक प्रेफरेंस होता है। जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट है, इसका मतलब नहीं होता है कि वो 100% इंट्रोवर्ट है। हो सकता है कि उसके जो टेस्ट है उसके अनुसार वो 70% उसमें वो इंट्रोवर्ट हो, 30% एक्सट्रोवर्ट हो, या 60% एक्सट्रोवर्ट हो, 40% इंट्रोवर्ट हो। तो हर आदमी का पर्सनैलिटी जो होता है वो 8 फैक्टर्स से प्रभावित होता है, लेकिन वर्षों के द्वारा में मनुष्य जो अपने पर्सनालिटी के ट्रेट्स को खुद ही जो प्रेफरेंस देता है उसके अनुसार उसका एक खास तरह का पर्सनालिटी बनती है। अब MBTI हम लोगों ने जान लिया, उसके बाद रियाजेक मॉडल या पर्सनालिटी जो कैरियर इंटरेस्ट होता है उसको जान लिया। लेकिन इसके बाद हमको ये भी जानना है कि क्या सबका लर्निंग स्टाइल अलग होता है। तो फिर वही है, हर आदमी के लर्निंग स्टाइल का प्रेफरेंस होता है। कोई आदमी एक ही तरह के लर्निंग स्टाइल को 100% ही अडॉप्ट करता है। वार्क मॉडल के अनुसार 4 प्रमुख लर्निंग स्टाइल होते हैं। पहला विजुअल होता है, जिसमें आदमी लर्निंग का प्रोसेस विजुअल मीडिया से, जैसे ग्राफ से, वीडियो से, चार्ट से, इनसे सीखता है। बहुत से आदमी को हमने देखा है कि वो चार्ट से और विजुअल के द्वारा जल्दी सीखते हैं। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो फोटोग्राफर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उनका जो लर्निंग स्टाइल जो प्रेफरेंस होता है विजुअल होता है। दूसरा जो है ऑडिटरी होता है, यानी सुनकर, चाहे वो लेक्चर सुन के हो या डिस्कशन से हो
या कोई टेप से जो रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है या डिस्कशन है उससे सुन के हो। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि टीचिंग या काउंसलिंग के लाइन में ज़्यादा रहते हैं, या जो टीचिंग और काउंसलिंग लाइन में रहते हैं उनका ये स्टाइल ऑफ लर्निंग डोमिनेंट होता है। तीसरा जो होता है राइटिंग और रीडिंग होता है, यानी कि लिख कर या पढ़कर वो किन्हीं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को जल्दी सीखते हैं। ये उनका प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है। जैसे कि कोई राइटर है, कोई जर्नलिस्ट है, उनमें पाया गया है कि ये जो लर्निंग स्टाइल है उनमें डोमिनेंट होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है जिसको किनेस्थेटिक बोलते हैं, जो हैंड्स ऑन चीज़ों को सीखता है, प्रोजेक्ट करके अपने खुद हाथों से काम करके सीखता है। इस कैटेगरी में सर्जन, मैकेनिक इत्यादि होते हैं जो कि न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज बल्कि हैंड्स ऑन वर्क करके अपने काम में प्रवीणता प्राप्त करते हैं। अब ये चीज़ें मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कैरियर में पहले हमको अपने बारे में जानना, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। हमको ये जानना है कि मेरा पर्सनालिटी टाइप या हमारे फीचर्स में कौन से पर्सनालिटी के कौन से डायमेंशन डोमिनेंट है, मेरा कैरियर इंटरेस्ट क्या है, मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है, और मेरे स्किल एबिलिटी तो खैर बाद में आएंगे। उसके पहले मेरा जो है जो कैरियर वैल्यूज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है। जैसे कैरियर वैल्यूज़ में बहुत से व्यक्ति जो होते हैं और मोटिवेशन में बहुत से लोग फास्ट पेस्ड काम को पसंद करते हैं। बहुत से आदमी कंटिन्यूअस लर्निंग के काम को पसंद करते हैं। जैसे कोई एथलीट होता है, उसको फास्ट पेस्ड काम उसको पसंद है, और जो कंटिन्यूअस लर्निंग जिसका कैरियर के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टीचिंग लाइन, ये सब को वो प्रेफर करता है। अब ये जब हम अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस हो गया, अपने को जान गए, तब हमको ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए अनुसार कैरियर पाथ क्या है, कैरियर क्लस्टर्स क्या है, और कौन कौन से ऑक्यूपेशन मेरे पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल के अनुसार है। इन सब चीज़ों को जब हम जान गए, उसके बाद हमको ये भी जानना जरूरी है कि उसके अनुसार मेरा स्किल एंड एबिलिटी है कि नहीं। स्किल और एबिलिटी पर्सनालिटी और इंटरेस्ट का सेकेंडरी चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्किल और एबिलिटी हो लेकिन आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है या पर्सनालिटी उस तरह का नहीं है, तो लॉन्ग रन में आपको उस काम में मन नहीं लगेगा। काम तो आप कर लेंगे, आप रिजल्ट तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको अच्छा मिले, परंतु जब तक आपको उसमें चित्त नहीं लगेगा, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो कैरियर के सस्टेन करने के लिए केवल स्किल और एबिलिटी काफ़ी नहीं है। अब इन चीज़ों के ज्ञान के बाद हमको ये जानना है कि आखिर हम कैरियर एनालिसिस कैसे करें और कैरियर सिलेक्शन कैसे करें। तो कैरियर एनालिसिस और सिलेक्शन के लिए आपको कोई ना कोई साइंटिफिक मेथडोलॉजी या जो एस्टेब्लिश्ड मेथडोलॉजी है उसको अपनाना होगा, और उसके बाद आपको जब जानना होगा कि मेरे अनुसार क्या कैरियर सही होगा या कौन कौन से ऑप्टिमम कैरियर चॉइसेज हो सकते हैं, तब आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि उसके लिए मुझ में क्या स्किल एंड एबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए। इन सब के जानने के बाद ही आप कैरियर सिलेक्शन करें, या पेरेंट्स भी कैरियर सिलेक्शन में इन बातों को ध्यान रखें। क्योंकि अगर हम
इमोशनल फैक्टर के अनुसार या पूरे दूसरे से प्रभावित होकर कैरियर का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा कैरियर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कैरियर के सिलेक्शन में ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।